एक सवाल है, क्या कोई अभिशाप सदियों तक जिंदा रह सकता है? क्या नफरत की आग इतनी तेज हो सकती है कि वक्त भी उसे बुझा ना पाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक कहानी प्यार की, बदले की और एक ऐसे इंतजार की जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। ये कहानी है चंद्रमुखी की। सोचिए जरा, एक श्राप जो समय को पार कर जाता है, पीढ़ियों को लांघ जाता है और बस चुपचाप सही मौके का इंतजार करता रहता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी दास्तान की बुनियाद है। तो कहानी की शुरुआत होती है आज के जमाने से। मिलिए आर्यन और स्नेहा से, एक यंग कपल जिन्होंने शहर की भागदौड़ से दूर एक पुरानी वीरान सी हवेली खरीदी है। उन्हें लगा था कि उन्होंने एक घर खरीदा है, पर वो नहीं जानते थे कि उन्होंने सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि एक दफन हो चुका इतिहास खरीद लिया है। हवेली के बूढ़े चौकीदार ने उन्हें टोका भी, एक चेतावनी दी, लेकिन आज के जमाने के आर्यन और स्नेहा ने इसे बस एक बूढ़े आदमी का अंधविश्वास समझकर हंस दिया। उन्हें क्या पता था कि यही हंसी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। खैर, हवेली में शुरुआती कुछ दिन तो बड़े आराम से निकले। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सपनों का घर, है ना? पर जल्द ही उस हवेली की खामोश दीवारों ने अपने वो राज उगलने शुरू कर दिए जिन्हें सदियों से दबाया गया था। हर रात ठीक 2 बजे, जब चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा होता, स्नेहा की नींद एक अजीब सी आवाज से खुल जाती। ऐसा लगता जैसे दूर कहीं कोई शास्त्रीय संगीत बजा रहा हो, एक धुंधली सी धुन। और फिर एक रात वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। ये घुंघरुओं की आवाज थी, छन छन छन। एक ऐसी आवाज जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी, मानो उसे नींद से जगाकर किसी और ही दुनिया में ले जाना चाहती हो। और हुआ भी वही। स्नेहा जैसे किसी के काबू में हो, नींद में ही बिस्तर से उठी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके कदम खुद ब खुद उसे उसी एक कमरे की तरफ ले जा रहे थे, वो कमरा जिसे खोलने से सख्त मना किया गया था। दरवाजे पर एक बहुत पुराना, जंग खाया हुआ ताला लटका था। जैसे ही स्नेहा ने उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो ताला खट से अपने आप टूटकर नीचे गिर गया और दरवाजा एक धीमी चरमराती हुई आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर का नजारा बहुत अजीब था। मतलब हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे सदियों से कोई आया ही ना हो। लेकिन हवा में ताजे चमेली के फूलों की महक थी। सामने दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी, एक बेहद खूबसूरत नर्तकी की। उसकी आंखों में सुंदरता तो थी, पर साथ ही एक अजीब सी आग भी थी। और तस्वीर के ठीक नीचे फर्श पर एक जोड़ी पुराने घुंघरू रखे थे। तो आखिर ये नर्तकी थी कौन और इस कमरे से उसका क्या नाता था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, विजयनगर साम्राज्य के उस दौर में जहां से इस श्राप की कहानी शुरू हुई। इस कहानी में एक राजा था, राजा वेट्टैयान। बहुत ताकतवर, कला का शौकीन, लेकिन उतना ही वहशी और घमंडी। उसे हर खूबसूरत चीज को अपनी जायदाद बनाने की सनक थी, और उसकी यही सनक उसे ले गई अपने ही दरबार की सबसे काबिल नर्तकी चंद्रमुखी के पास। दुनिया के लिए चंद्रमुखी राजा की मिल्कियत थी, एक कैदी जिसे राजा ने अपने महल में बंद कर रखा था। लेकिन वेट्टैयान उसके जिस्म को तो कैद कर पाया, उसकी रूह को नहीं। चंद्रमुखी का दिल किसी और के लिए धड़कता था, महल के ही एक दूसरे डांसर गुणा सेकरण के लिए, जिससे वो सबसे छुप छुप कर मिला करती थी। उनका ये इश्क राजा की नजरों से छुपा हुआ था, पर आखिर कब तक? दुर्गाष्टमी की वो रात आ ही गई, जब पूरा दरबार जश्न में डूबा था। वही रात चंद्रमुखी की जिंदगी की सबसे काली रात बनने वाली थी। चंद्रमुखी दरबार में नाच रही थी, पर आज उसकी आंखों में कला नहीं, एक बगावत दिख रही थी। राजा वेट्टैयान सब समझ गया। उसने बस एक हल्का सा इशारा किया और अगले ही पल सिपाही अंधेरे में छुपे गुणा सेकरण को घसीटते हुए सबके सामने ले आए। राजा अपनी म्यान से तलवार निकालता हुआ सिंहासन से उतरा। उसने एक नजर चंद्रमुखी की तरफ देखा और फिर बिना एक पल सोचे एक ही झटके में गुणा सेकरण का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर एक ठंडी क्रूर हंसी के साथ बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो चंद्रमुखी। उस पल चंद्रमुखी की आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरस रहे थे। वो रोई नहीं, बल्कि ऐसी भयानक हंसी हंसी कि पूरा दरबार कांप गया। उसने राजा को श्राप दिया। कहते हैं उसी रात चंद्रमुखी ने महल के उसी कमरे में खुद को आग लगा ली, इस कसम के साथ कि उसकी आत्मा वेट्टैयान को जलाकर राख कर देगी।
और अब चलिए सदियों का ये फासला एक झटके में तय करते हैं और लौटते हैं उसी हवेली में। आज की रात जब आर्यन की नींद खुली तो स्नेहा बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर उसे ढूंढता हुआ ऊपर गया और उस कमरे के अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। स्नेहा का जिस्म अब स्नेहा का नहीं रहा था। उसकी आंखों का भोलापन एक जलती हुई नफरत में बदल चुका था। वो अब आर्यन को नहीं देख रही थी, वो देख रही थी राजा वेट्टैयान को। मतलब एक ही शरीर में दो आत्माएं कैद थी, एक स्नेहा की और दूसरी चंद्रमुखी की। स्नेहा दीवार पर लगी राजा वेट्टैयान की तस्वीर को घूर रही थी, जो अब बिल्कुल आर्यन जैसी लग रही थी। आर्यन ने उसे आवाज दी तो वो पलटी, पर उसकी आवाज वो स्नेहा की नहीं थी। सदियों पुराने गुस्से से भरी एक भारी आवाज में उसने कहा, वेट्टैयान तुम आ गए। और सबसे डरावनी बात, सबसे खौफनाक इत्तेफाक ये था कि आज फिर से दुर्गाष्टमी की रात थी। वही रात जिस रात चंद्रमुखी का प्यार उससे छीना गया था। सदियों का इंतजार लगता है आज खत्म होने वाला था। चंद्रमुखी ने अपने वेट्टैयान को पहचान लिया था और बस अचानक कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद हो गए। चंद्रमुखी ने अपना आखिरी भयानक नृत्य शुरू कर दिया और उस हवेली में सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, लक्का 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 लक्का। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। आर्यन बेहोश पड़ा था। वो जिंदा तो था, पर अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका था। और स्नेहा का वहां कोई नामो निशान नहीं था। वो बस गायब हो चुकी थी। बस एक चीज मिली, कमरे की दीवार पे चंद्रमुखी की तस्वीर के ठीक नीचे ताजे खून से एक लाइन लिखी थी, मेरा प्रतिशोध अभी भी अधूरा है। इस संदेश का क्या मतलब निकाला जाए? क्या चंद्रमुखी का बदला पूरा नहीं हुआ, या फिर ये किसी नई और भी भयानक कहानी की सिर्फ शुरुआत है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस हवेली की दीवारों में ही दफन रहेगा।